मैं डॉक्टर रितु फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो है गम रेसेशन, मतलब मसूड़े का फटना अपने आप में एक लो कॉन्फिडेंस फील कराएगा, सांसों से बदबू, बैड ब्रीथ, उसका गम रेसेशन के कारण क्या है। तो आज हम टॉप 7 गम रेसेशन के मीन्स हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है ये गम रेसेशन है। नंबर गम रेसेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है एक्चुअली में, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक तो हम घर में क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज, घरेलू उपाय, एंड सेकेंड पार्ट की एज ए डेंटिस्ट क्या करते हैं गम रेसेशंस की, होम रेमेडीज फॉर गम रेसेशंस। सबसे पहला गुड 3 वीक्स के बाद आपको होम रेमेडीज ट्राई करके इंप्रूवमेंट नहीं फील हो रहा है तो आप डेंटिस्ट को कि नहीं, इनके लिए जो है सर्जरी भी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली सर्जरी भी 3-4 तरीके से होता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर गम रेसेशंस। जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो एवरेज कितना चार्ज करेंगे गम रेसेशंस के ट्रीटमेंट, 6 फैक्टर्स जिसको मैं बोल सकती हूँ। नेक्स्ट है हम प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंशन का फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सबसे अच्छी ट्रीटमेंट होती है। मैं डॉक्टर रितु फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो है गम रेसेशन, मतलब मसूड़े का फटना, मसूड़े का खिसकना, मसूड़े का घिसकना, मसूड़े का नीचे जाना। आप अपने लैंग्वेज में इसे जो कुछ भी समझ लो, उसका ट्रीटमेंट। ये एक बहुत कॉमन हेल्थ इश्यूज़ है, ओरल हेल्थ इश्यूज़ है, जो कि आजकल ओल्ड जनरेशन तो चलो कोई बात नहीं, बट यंग जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। मेनली गम रेसेशन क्या करता है, तो जैसे ही आप स्माइल करोगे तो वो आपका जो दांत का जड़ है वो डायरेक्ट दिखने लगेगा, तो आपको अपने आप में एक लो कॉन्फिडेंस फील कराएगा। लो कॉन्फिडेंस के साथ साथ ये हमें टूथ सेंसिटिविटी भी देता है, दांतों में झंझनाहट भी होती है गम रेसेशन के कारण। एंड यदि आपने इसको सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो ये दांत में कीड़े लगने के चांसेस भी बढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ और भी कई प्रॉब्लम्स जैसे दांतों का हिलना, सांसों से बदबू, बैड ब्रीथ, उसका भी एक वजह हो सकता है। तो चलिए आज इन डिटेल गम रेसेशन क्या है, गम रेसेशन के कारण क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमें गम रेसेशन ही है या फिर कुछ और है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंड लास्ट प्रिवेंशन, हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं यदि हमें ऑलरेडी गम रेसेशन हो चुका है। तो सबसे पहले आता है गम रेसेशन क्या है। मसूड़े का सिकुड़ना, मसूड़े का खिसकना, मसूड़े का फटना, मसूड़े का नीचे जाना, मसूड़े का अपने जगह से हटना, इस कुछ भी बोल लो, ये एक्चुअली में है क्या। इसमें क्या होता है, यूजुअली जो ऊपर वाला मसूड़ा है वो ऊपर की डायरेक्शन, ये ऊपर वाला मसूड़ा है ये ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा और दांत का जड़ दिखने लगेगा, और नीचे वाले जो मसूड़े हैं ये नीचे की डायरेक्शन में जाने लगेंगे। मीन्स ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। इससे क्या होता है, दांत थोड़ा लंबा दिखने लगेगा, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो हम आगे डिस्कस करेंगे वो। इसमें मेन यही होता है। नेक्स्ट है गम रेसेशन के कारण क्या है। तो आज हम टॉप 7 देखेंगे गम रेसेशंस का। नंबर फर्स्ट पे है एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग, सेकेंड पुअर ओरल हाइजीन, गम डिजीज, टोबैको यूज, जेनेटिक्स, हार्मोनल चेंजेस एंड माल अलाइन टीथ और बाइट इश्यूज। तो ये है टॉप 7 रीजंस ऑफ गम रेसेशन। तो चलिए आप एक एक करके सबको एक थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर पे आते हैं, वो है एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग। जैसे कि आपका जो टूथ ब्रश ब्रिसल्स है वो हार्ड है, आपका ब्रश करने का तरीका सही नहीं है। जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर्स लगा के ब्रश कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा जोर से, अरे बस आज तो दांत को चमका देना है घिस घिस के, वैसा टाइप। या फिर आपका जो ब्रशिंग का एंगुलेशन है वो प्रॉपर नहीं है। यूजुअली टूथ ब्रश और टीथ का एंगुलेशन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, बट यदि आप एकदम 90 डिग्री पे किए जा रहे हो हॉरिजेंटल स्क्रबिंग, तो उस केस में भी आपको गम रेसेशंस देखने को मिलेगा। एंड लास्ट है कि आपका जो टूथ ब्रश का ब्रिशल्स है ये आप दांत पे नहीं, दांत को छोड़ के और आप मसूड़े पे बस घिसे जा रहे हो सबकॉन्शियसली, उस केस में भी आपका जो मसूड़ा है वो नीचे जाने का या उसके सिकुड़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो सेकंड है पुअर ओरल हाइजीन। क्या होता है ना कि जब भी हमारा जो ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है, या फिर हम अपना ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं दांत में खाना फंसा रहता है। यूजुअली क्या होता है कि जब हम इंटरडेंटल एरिया मींस 2 दांत के बीच के स्पेस में जब खाना अटकता है तो वो क्या करता है, नीचे अंदर इन्फेक्शन से दांत मसूड़े को हार्म करता है, फिर नीचे हड्डियों को गलाता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, मसूड़े का लेवल डाउन हो जाता है। इसके कारण जैसे जैसे नीचे डाउन होगा तो आपको जो मसूड़े की बीमारियों का जो चांसेस होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके मुंह से बदबू भी आएगी और खाना भी अटकेगा, इन द लॉन्ग रन डेंटल केरीज भी होगा। थर्ड है गम डिजीज। आपका ये पुअर ओरल हाइजीन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। मान लो आपने कंटिन्यू अपना हाइजीन, अपने मुंह की साफ सफाई सही तरीके से नहीं रखा, तो ये धीरे धीरे आपको मसूड़े में तकलीफ होगी, दांत की हड्डियों में तकलीफ होगी, तो उससे भी मसूड़े के नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ है टोबैको यूज़। जब भी हम दांत यहाँ पे तंबाकू खाते हैं, मीन्स जो भी खाता है मेरे कहने का मतलब, तो उसमें क्या होता है ना कि हम तंबाकू को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, तो उससे क्या होता है ना, कंटिन्यू एक फ्रिक्शन लगता है,
रगड़न लगता है मसूरे के ऊपर, तो उससे भी मसूरा नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसे बाकी चीज़ों को इफेक्ट करता है, वैसे ही हमारे मसूरे की घिसकने को, गम रेसेशंस को भी वैसे ही। सिक्स्थ है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस जनरली फीमेल्स या फिर वुमेन्स में आप बोल सकते हो, ये ज़्यादा होता है। फीमेल हार्मोन जो होता है ना, क्या मोर प्रोन टू गम रेसेशंस या गम का कोई भी इश्यूज़ है, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। सेवंथ एंड लास्ट है माल अलाइन टीथ और बाइट इशूज़। क्या होता है जब हमारे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, प्रॉपर अलाइन नहीं होते, तो जैसे नीचे वाला दांत ऊपर गया तो ऊपर क्या करेगा, मसूरे को जाके टक्कर देगा, तो मसूरा ऑब्वियसली दांत के प्रेशर के कारण ऊपर घिसकते जाएगा, या फिर ऊपर आ रहा है तो उससे भी क्या होगा, नीचे जो है मसूरा घिसकते जाएगा। या फिर ये भी कारण हो सकता है कि जैसे दांत, कोई दांत ऊपर है कोई नीचे है, तो आप ब्रश कर रहे हो तो आप एक साथ 3 दांत पे करोगे या 4 दांत पे, तो ब्रश का जो एंगुलेशन आप एक दांत के कारण, एक दांत का ये लेके मेजरमेंट लेके करोगे। मान लो आपने 3 दांत एक साथ किया, 2 दांत के मसूरे का लेवल बराबर है, बट एक दांत का ऊपर या नीचे है, तो ऑब्वियसली मसूरे को लगेगा, या फिर दांत का इनएडिक्वेट सफाई होगा, तो उसमें क्या होगा, इनएडिक्वेट सफाई होगा तो पूरा पुअर ओरल हाइजीन के कारण गम रेसेशन होगा। और यदि मसूरे पे लगा रहे हैं ब्रश कंटिन्यूसली, तो ऑब्वियसली ट्रॉमा के कारण, टूथब्रश ट्रॉमा के कारण गम रेसेशन होगा। नेक्स्ट है कि सिम्टम्स क्या है गम रेसेशन के, मीन्स हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है ये गम रेसेशन है। नंबर 1 पे है टीथ अपीयर लॉन्गर देन द नेचुरल। एक जो दांत है जिसपे गम रेसेशन होगा, गम रेसेशन या तो आपको एक दांत पे भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा दांत पे भी हो सकता है। तो यूजुअली जो भी दांत पे गम रेसेशन होगा या फिर ग्रुप ऑफ टीथ पे गम रेसेशन होगा, उसका जो दांत का जड़ है, जो व्हाइट पार्ट है दांत का क्राउन, ये आपका थोड़ा लंबा होगा बाकी दांत से। तो सबसे बड़ा सिम्टम्स ये है, अपीयर्स टूथ का साइज होगा लॉन्गर, बड़ा दिखेगा बाकी दांतों से। सेकंड है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इश्यूज होगी जैसे हॉट, कोल्ड, स्वीट, सावर, ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा, इन सब चीज़ों से आपको अचानक से, आप ये इन सब चीज़ में कोई इन तरह का कोई भी आप या तो लिक्विड डाइट लो या फिर डायरेक्ट खाओ आइसक्रीम, तो आपको ऐसे लगेगा झंझनाहट, तो ये सेकंड सिम्टम्स है गम रेसेशन का। थर्ड है कि ऑब्वियसली जब भी क्राउन लॉन्गर दिखेगा, इसका मतलब है कि आपका रूट का कुछ भी पार्ट तो दिखेगा। तो क्राउन जब रूट का भी पार्ट दिख रहा है, दांत के जड़ का भी पार्ट दिख रहा है, तो ये एक सिम्टम्स है गम रेसेशन का। फोर्थ है कि रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग्स हो सकता है, दांत में दर्द हो सकता है। ये इनिशियल स्टेज में नहीं होगा, बट जैसे जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम्स बढ़ेगी तो ये आपको ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि जब आप भी ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम में मसूरे से खून निकले, या फिर जब ब्रश नहीं भी कर रहे हो तब भी निकल सकता है इन सीवियर केसेस। एंड लास्ट, और ये बैड ब्रीथ है। बैड ब्रीथ के अगेन बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर ओरल हाइजीन। यदि आप गम रेसेशन के कारण आपका खाना कहीं अटक रहा है और वहाँ आप प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म में आपको बैड ब्रीथ देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप टूथब्रश भी सही से कर रहे हो, दिन में 2 बार ब्रश भी कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, बट फिर भी मुंह से बदबू आएगी। ये गम रेसेशन के कारण होती है। यूजुअली 2 दांत के बीच के एरिया में जब गम रेसेशन होता है, तो उस केस में बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। कि गम रेसेशंस का ट्रीटमेंट क्या होता है एक्चुअली में, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक तो हम घर में क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज, घरेलू उपाय, एंड सेकंड पार्ट कि एज ए डेंटिस्ट क्या करते हैं गम रेसेशंस के लिए। इन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आप घर पे यदि प्रॉपरली मेंटेन करते हो ओरल हाइजीन, या फिर कुछ जो मैं होम रेमेडीज बोलूँगी वो ट्राई कर सकते हो, तो हो सकता है ठीक हो जाए। बट इन सीवियर केसेस आपका घर पे ठीक नहीं होगा, उसके लिए आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। तो आपका कंडीशंस क्या है, आपकी बाकी हेल्थ की कंडीशंस कैसी है, आपको कोई सिस्टमिक इश्यूज तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ मेनली। तो उस केस में क्या होता है ना कि आप एक बार प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट प्लान लोगे डेंटिस्ट से मिलके, तो शायद वो बेटर चॉइस होगा। सो डिस्कस करते हैं क्या है टॉप 7 होम रेमेडीज फॉर गम रेसेशन। सबसे पहला गुड ओरल हाइजीन। दिन में 2 बार ब्रश करो। एक तो आप सुबह में यूजुअली करते ही होगे, एक रात में सोने से पहले जरूर करना है, यदि आपको अपना मुंह स्वस्थ रखना है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी है। या तो सेंसिटिविटी ले लो, टूथ डीके ले लो, गम रेसेशंस ले लो, किसी भी तरह का आपको ओरल हेल्थ इश्यूज़ है, सब कुछ से छुटकारा देगा आपको 2 टाइम्स ब्रशिंग। सो ये तो नहीं भूलना है। ब्रशिंग के साथ साथ फ्लश करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि आप ब्रश करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम्स है गम्स में, या इन्फेक्शन है, या आपको मुंह से बदबू आ रही है, तो उस केस में आप आधा ग्लास गुनगुना पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डाल के आप गार्गल करो, थोड़ा लाइक मुंह के अंदर डाल के करके आप फिर आपको 30 सेकंड तक हर जगह घुमा के और फिर फेंक देना है। थर्ड है ऑयल मसाज। ऑयल मसाज क्या करना है कि आपको इस कोकोनट ऑयल या सिसमी ऑयल या फिर ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल जो एडिबल कोकोनट ऑयल होते हैं वो बेस्ट होगा उसके लिए ऑयल मसाज करने के लिए। इसके अलावा बहुत से जेल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं गम मसाज के लिए। तो आपके पास जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उससे आप क्या कर सकते हो ना कि ऊपर वाले मसूरे को नीचे की तरफ खींचना है, एंड नीचे वाले मसूरे को ऊपर की तरफ खींचते हुए सर्कुलर मोशंस में मसाज करना है।
तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी ब्लड सर्कुलेशंस है मसूड़े के आसपास, वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन जैसे इंक्रीज होगा तो जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज होते हैं वो भी इम्प्रूव होगा, और जो बॉडी अपने आप जो है वहाँ से इन्फेक्शन जो है रिकवर करेगी। एंड मसूड़े के मसाज का एक और होगा कि जिस डायरेक्शन आप मसाज करोगे उस डायरेक्शन में मसूड़ा का भी मूवमेंट धीरे धीरे होगा। सो मसाज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या करना है कि आपको 100% प्योर एडिबल कोकोनट ऑयल या फिर ओलिव ऑयल या फिर सिसमी ऑयल 1 या 2 टेबल स्पून लेना है, और सुबह उठते ही ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उस टाइम में जितनी हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं वो बहुत रिलैक्स्ड स्टेज में होते हैं। तो आपको ऑयल मुंह में डाल के और हर जगह घुमाना है 10 to 15 मिनट्स तक। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि नहीं, ये जो प्रोसेस है ऑयल पुलिंग का ये आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक होगा, आपको मुंह में दर्द हो सकता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप 2 मिनट्स से स्टार्ट कर सकते हो, 2-3 मिनट्स 4 मिनट्स, और फिर जाते जाते 10 to 15 मिनट्स तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। आप जितने लंबे टाइम के लिए इसको करोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिफ्थ है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होता है इसके में एक प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स ये जो मसूड़े का इन्फेक्शंस है इसको ये रिड्यूस करेगा, और जैसे ही इन्फेक्शन रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा, मसूड़ा जो है आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट भी देगा मसूड़े को, और इससे आपको जो है रिलैक्सिंग फील होगा। सिक्स्थ है एलोवेरा जेल। आप कोशिश करो जो प्योर एलोवेरा जेल प्लांट से आप डायरेक्ट अच्छे से क्लीन करके और उसका पेस्ट बना के और फिर या फिर डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो होता है वो आपके मसूड़े को हील करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सेवंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइट डाइट डाइट। जो हम ज़िंदगी में सब कुछ कर लेते हैं बट डाइट को मैनेज करना है वो उस पर नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो विटामिन सी, विटामिन डी एंड कैल्शियम रिच डाइट हमारे खाने में ज़रूर इंक्लूड करना है। विटामिन सी का मेन रोल होता है कि जो भी मसूड़े की इंटीग्रिटी है उसको अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करेगा, उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग होगी। एंड डी एंड कैल्शियम ऑब्वियसली बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्या होता है ना, गम रेसिस्टेंस के केस में हड्डियों का भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आपको वो हड्डियों का रीजनरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए विटामिन डी एंड कैल्शियम एंड सी फॉर इम्यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये तीनों आपके डाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ध्यान रखना। और अगेन होम रेमेडीज़ जो होता है ये एकदम एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपका कंडीशंस कैसा है, सीवियरिटी क्या है, और आपको कोई और सिम्टम्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना इफेक्टिव होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि 2-3 वीक्स के बाद आपको होम रेमेडीज ट्राई करके इम्प्रूवमेंट नहीं फील हो रहा है, तो आप ज़रूर अपने नियरेस्ट पीरियोडोंटिस्ट या फिर अच्छे डेंटिस्ट से एक बार जाके कंसल्ट करो, ताकि आपको आपके प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशंस मिले। नेक्स्ट है कि मान लो कि हमने होम रेमेडीज़ ट्राई किया और वो हमारे से ठीक नहीं हुआ, या फिर हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे गम रेसिस्टेंस के लिए। तो डेंटिस्ट क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो एक नॉर्मल स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि जितना भी प्लग्स एंड टार्टोस होंगे उसको क्लीन करेंगे। उसका जो क्लीन होना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ओरल हाइजीन के हेल्थ के लिए, ताकि ये जो फर्दर डैमेज है वो उसको इमीडिएटली स्टॉप कर सके। स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग के साथ साथ एडिशनली भी कुछ या तो एडिशनल आपको किसी भी तरह का सिम्टम्स है या तो सेंसिटिविटी है, तो सेंसिटिविटी के लिए आपको टूथपेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको गम मसाज करने की टेक्निक सिखा सकते हैं। एंड यदि टूथ डिके हो रहा है साइमल्टेनियसली तो टूथ डिके का ट्रीटमेंट होगा। मीन कि कोई भी आपको स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग तो मैंडेटरी प्रोसीजर्स है, उसके अलावा उनको जिस चीज़ का भी नीड लगेगा उसके लिए आपको बोल सकते हैं। थर्ड है सर्जिकल टेक्निक। जब आपका स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग से ठीक नहीं होगा, जब आपको एडिशनल किसी भी ट्रीटमेंट से ऐसा लगेगा कि आपके डेंटिस्ट को कि नहीं, इनके लिए जो है सर्जरी भी इंपॉर्टेंट है, यूजुअली एडवाइज्ड किया जाता है सीवियर केसेस में, तो उस केस में आपको सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। सर्जरी भी 3-4 तरीके से होता है, जैसे कि सिंपल बेसिक, यदि 1 या 2 दांत पे है तो उसका होगा, 1 से ज़्यादा दांत पे भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि गम रेसिस्टेंस में मसूड़े के साथ साथ हड्डी भी गली हुई है तो बोन ग्राफ्टिंग की भी ज़रूरत हो सकती है। रिसेंट आई है पिन होल सर्जिकल टेक्निक्स, इसमें बस एक अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट करते हैं। और आप इस पिन होल सर्जिकल टेक्निक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट जरूर जाके चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। एंड तो चलिए बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर गम रेसिस्टेंस। जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो एवरेज कितना चार्ज करेंगे गम रेसिस्टेंस के ट्रीटमेंट के लिए। तो फर्स्ट नंबर पे आती है स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग, इसके लिए वो चार्ज कर सकते हैं 1000 से लेकर 3000 तक। सेकंड है बेसिक फ्लैप सर्जरी, यानी 1 या 2 दांत पे है तो उस केस में आपको 5000 से 15000 का चार्ज कर सकते हैं।
सेकेंड है कॉम्प्लेक्स सर्जरी। कॉम्प्लेक्स सर्जरी में हो सकता है कि आपको एक या दो दांत से ज़्यादा पे गम रेसिशंस है, या गम रेसिशंस के साथ साथ उनको फ्लैप सर्जरी के साथ साथ उनको बोन ग्राफ्टिंग भी यूज करना पड़ रहा है, तो उस केस में ऑब्वियसली आपको ग्राफ्ट का भी चार्ज पे करना होगा। तो उस केस में कॉम्प्लेक्स सर्जरी के केस में आपको 15 to 40,000 के अप्रॉक्स पर क्वाड्रेंट चार्ज लग सकता है। तो ये है। और लास्ट है पिन होल सर्जिकल टेक्निक। उस केस में पिन होल सर्जिकल टेक्निक का यूजुअली 12 to 25 के अप्रॉक्स लगता है। अगेन ये जो है ना चार्जेस, ये बहुत ऑलमोस्ट सिक्स फैक्टर्स जिसको मैं बोल सकती हूँ उस पर वेरी करता है, जैसे कि सीवियरिटी ऑफ रेसिशंस है, टाइप्स ऑफ सर्जरी, नंबर ऑफ टीथ इन्वॉल्व, कितना इन्वॉल्व है, देन लोकेशंस क्लिनिक का क्या है, आप किस एरिया में रहते हो, डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस कितना है, एंड आपके सर्जरी के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज हुआ है, मीन्स किस टाइप के एनेस्थीसिया का यूज हुआ है, आपका अदर सिस्टमिक हेल्थ कैसा है, आपकी सर्जरी में बोन ग्राफ्टिंग का यूज हुआ है या फिर नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। लाइक करना। नेक्स्ट है हम प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट ब्रिशल्स टूथब्रश। टूथब्रश आप जब भी खरीदो तो कोशिश करो अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रिशल्स टूथब्रश लें। सेकंड कि आप अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखो। आप दिन में 2 बार ब्रश करो, फिर फ्लश करो। फ्लश यदि आप नहीं भी कर पाते हो तो थोड़ा सा आधा ग्लास गुनगुना पानी में 1 टीस्पून नमक डाल के और अच्छे से दिन में 2 बार गार्गल कर लो, वो भी बहुत ज़्यादा सफिशियंट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सबसे अच्छी ट्रीटमेंट होती है। थर्ड, यदि आपको हैबिट्स वगैरह है तो उसको क्विट करो, और हर 6 मंथ पे एक बार डेंटल विजिट जरूर लो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो वो इनिशियल स्टेज में ही आप उसका केयर कर पाओ और उसका कम पैसे में इलाज करवा पाओ। एंड फिफ्थ कि आपको किसी भी तरह का मान लो कोई बाइट इश्यूज है, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो आप एक बार ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट करा लो, बहुत अच्छा होगा। इन केस आपको टीथ ग्राइंडिंग हैबिट है, दांत खिटखिटाने की आदत है, तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हो। टीथ ग्राइंडिंग के कारण भी मसूड़े का खिसकना देखा गया है बहुत सारे केस में। एंड लास्ट, डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी हमारे मसूड़े को एक स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है किसी भी तरह का प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, जूझने के लिए। तो आप विटामिन सी इंडस्ट डाइट जरूर लो ताकि आपका मसूड़ा स्वस्थ रहे। एंड मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब आप लोग देख लेते हो, चले जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो। थोड़ा सा कुछ तो शेयर कर दिया करो। पिछले 1 वीक से एक वीडियो में लगी हुई हूँ, लाइक ताकि आपको मैं अपना बेस्ट डिलीवर कर सकूँ। सो थोड़ा सा लाइक मेरी मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे। एंड किसी भी तरह का डेंटल हेल्थ से रिलेटेड डाउट है तो पक्का कमेंट करना, मैं सबका आंसर दूंगी। एंड मेरी वेबसाइट dentistmama.com पे आप जाके विजिट कर सकते हो।